नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे पेच हैं। एक कातिल को पकड़ने के लिए पूरे शहर की पुलिस लगाई गई थी और उस पुलिस ने टीमें बनाई गई थी, तब जाकर के कुछ सफलता पुलिस को मिल पाई थी। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश की यह कहानी है। मध्य प्रदेश का पहला एक ऐसा हत्याकांड हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसे सुलझाने में पूरे शहर की पुलिस लगाई गई थी। करीब 80 से ज़्यादा अधिकारी और पुलिस कर्मचारी उस केस की जो निचोड़ था, जो उस केस का अपराधी था, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। और इसमें टेलीकॉम सर्विलांस, फॉरेंसिक, रिक्रिएशन और इंफॉर्मेशन एनालिसिस, ये 4 हिस्सों में बांटी गई थी। और उसके बाद में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की गई थी। वो भी मैं कहानी के बाद में आपको बीच में बताऊंगा कि किस तरह से एक कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। मैं आप कहानी की बात करें तो एमपी का एक इंदौर शहर है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छी जगह है। और 2015 अगस्त का ये मामला है, आज से करीब 7 साल पहले का। एक फार्मासिस्ट कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर थे और उनका नाम संजय रैना था। वो अपने परिवार के साथ इंदौर में रहते थे। उनके परिवार में उनकी माँ, उनकी पत्नी कविता रैना नाम था उनका, और उनके 2 बच्चे। और फार्मासिस्ट कंपनी में वो सेल्स मैनेजर के पद पे काम करते थे, एरिया सेल्स मैनेजर के पद पे। रोज़ाना की तरह एक जो रूटीन होता है, वो रूटीन था कि उनकी पत्नी करीब 1 बजे के आसपास में घर से स्कूटी लेकर के निकलती थी। उनकी एक बच्ची थी 6 साल की, जो स्कूल में जाया करती थी, और बस स्टॉप पे उसको लेने जाना होता था और उसको लेकर के फिर वहाँ से घर आना होता था, क्योंकि स्कूल से बस स्टॉप तक जो स्कूल की बस होती है वो बच्चों को वहाँ तक ड्रॉप करती थी। सुबह मॉर्निंग में उनको वहाँ छोड़ने जाना होता था और दोपहर में जब छुट्टी होती है स्कूल की, बच्चों को लेने जाना होता था। तो ये डेली रूटीन का काम था। इसीलिए 24 अगस्त 2015 में जो कविता रैना है, वो 1:10 पर यानी दोपहर में अपने घर से निकलती हैं बच्ची को लेने के लिए। और उससे पहले उन्हें एक छोटा सा काम था, कहीं कोई साड़ी उन्होंने दी थी तो लेनी थी, दी थी, कुछ ऐसा था, तो वहाँ भी उनको जाना था। तो स्कूल की बस आती है, बच्ची वहाँ अकेली थी। पड़ोस में ही रहने वाली एक और थी महिला, उनका नाम जया है, वो भी अपने बच्चे को लेने गई थी। और देखा कि वो छोटी बच्ची है, अकेली खड़ी है और कविता पहुँची नहीं है, तो उन्होंने उस बच्ची को वहाँ से लिया और जाकर के उनके घर पे छोड़ दिया। और घर वाले इस बात से चिंतित थे कि भाई कविता क्यों नहीं पहुँची, क्योंकि वो तो रोज़ाना की तरह टाइम पे निकल चुकी थी। आखिर कहाँ थी वो? और इस तरह जैसे बच्चा स्कूल से आता है तो अमूमन 6 साल की बच्ची थी, तो वहाँ होना चाहिए था, टाइम समय से पहले पहुँचना चाहिए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी। कविता का इंतज़ार किया गया। कविता के जो पति थे संजय रैना, वो दोपहर में रोज़ाना के रूटीन था उनका भी, दोपहर में लंच करने के लिए घर आते थे। जब उनको ये बात पता चली, उन्हें भी गुस्सा आया। फ़ोन मिलाया, फ़ोन देखा तो घर पे ही छूट गया था उस दिन फ़ोन, नहीं तो वो फ़ोन लेके जाती थी साथ में। इंतज़ार किया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कविता का कोई पता नहीं था। ना वो घर पहुंची और ना उनके पास फ़ोन था उस दिन। और शाम के समय जब परिवार को ज़्यादा चिंता होने लगी तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस जो वहाँ पास का थाना पड़ता है, वहाँ पहुँची इनके परिवार के लोग, और वहाँ पहुँचने पर पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस का भी कहना था कोई बात नहीं, हो सकता है किसी परिचित के यहाँ या किसी सहेली के यहाँ, किसी पड़ोसी के यहाँ रुक गई हो। तो ये सब चीज़ें खैर दिमाग में आ भी जाती हैं, इतना नेगेटिव जो है उनके परिवार वाले भी नहीं सोच रहे थे। लेकिन जिस तरह से बच्ची को लेने गई हैं और वहाँ बस स्टॉप तक नहीं पहुँची हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हैं ये सामने आई थी कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है। उसके बाद में धीरे धीरे शाम हो गई। शाम को फिर जब पुलिस स्टेशन जाया गया तो पुलिस का भी यही कहना था कि और इंतज़ार कर लीजिए। तो 24 अगस्त के बाद में 25 अगस्त हो जाती है, तब तक भी जो है कविता का कोई पता नहीं था।
पुलिस ने खैर रिपोर्ट दर्ज की और छानबीन पुलिस जैसे अमूमन करती है इस तरह से छानबीन अपनी स्टार्ट कर दी। छानबीन के दौरान करीब 24 घंटे के बाद पुलिस को एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी को जब हॉस्पिटल में थी वहाँ पर, और क्योंकि हॉस्पिटल में जब किसी की शनाख्त नहीं होती है तो उसको एक जगह होती है हॉस्पिटल में जहाँ मुर्दे रखे जाते हैं, तो वहाँ उसको रखा गया था बॉडी को। और कविता रैना के जो पति हैं, पुलिस ने उनको सूचना दी कि भाई यहाँ एक बॉडी मिली है, आप डेड बॉडी को पहचान लीजिए, क्योंकि वो डेड बॉडी जली हुई थी कि पहचान में इस तरह से नहीं, जब बॉडी जल जाती है तो ज़्यादातर पहचान नहीं हो पाती इस तरह से, क्योंकि पूरी बॉडी लगभग जल चुकी थी वो। उसके बाद में जब संजय रैना वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद में फिर बॉडी देखने के बाद पहचान, क्योंकि बॉडी जल चुकी थी, कुछ जगह से पहचान की गई थी। उनके हाथ में एक टैटू था और जो डेड बॉडी थी वहाँ पर उसके हाथ में भी एक टैटू बना हुआ था, लेकिन वो टैटू साफ तरीके से दिख नहीं रहा था। तो वहाँ रोना और बिलखना, क्योंकि डेड बॉडी मिली थी और 24 घंटे से जो संजय रैना है उनकी पत्नी का पता नहीं था, तो रोना स्टार्ट हो गया। परिवार वाले काफ़ी जो परेशान हो गए। तो फिर थोड़ी देर बाद उसकी जांच की गई, देखा कि भाई ये टैटू जैसा कविता की बॉडी उस पर बाजू पे बना हुआ था वो टैटू नहीं था, क्योंकि उस पर राम लिखा हुआ था और जो डेड बॉडी थी उस पर कुछ और नज़र आ रहा था उसमें वो। तो कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा सा अपने आप को संभालता है कि भाई चलो अब जहाँ भी हो ठीक हो, भगवान से ही प्रार्थना करते। तो इस तरह की बातें वहाँ परिवार के लोग कर रहे थे उस समय। उसके बाद में फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, देखती है, जांच करती है और ढूंढने की कोशिश करती है कि आखिर कविता है कहाँ। तमाम तरह के जो मिलने वाले हैं, परिचित लोग हैं, ये दोस्त हैं या सहेली है, या उस तरह से सबके यहाँ खबर की जाती है, लेकिन कविता का कोई पता नहीं चलता। उसके बाद में 24 घंटे के बाद एक डेड बॉडी वहाँ इंदौर में एक इमली चौराहा है, इमली नाम से एक चौराहा है, वहाँ पर नाला है पास में। उस नाले में 2 बोरे में एक डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर्स, जो टुकड़े में बॉडी मिली थी, पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में, 6 पार्ट में बॉडी थी वो, तो उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद में जब हॉस्पिटल में संजय रैना को बुलाया जाता है कि एक डेड बॉडी और मिली है, आकर के आप पहचान लीजिए अगर आपकी पत्नी हो, तो संजय रैना वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर कोई घर से मिसिंग हो गया है या कोई किसी का पता नहीं है, कोई इस तरह से चला गया है और कहीं वो मिलता है या पुलिस हॉस्पिटल में बुलाती है कि भाई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन मुर्दा घर में जाना, पहले गए उसके बाद में जाना, तो एक आप ये देख लीजिए कि एक साइकोलॉजिकल रूप से उस इंसान पर, मतलब उसके दिमाग पर किस तरह का असर पड़ रहा होगा इस चीज़ों से। खैर, संजय का जो परिवार है, संजय रैना, तो परिवार के साथ पहुंचते हैं हॉस्पिटल पहुंचने पर वो डेड बॉडी को पहचान लेते हैं और वहाँ पर फिर, क्योंकि पत्नी की डेड बॉडी थी और इस तरह से मिलना एक बहुत दुख भरी बात होती है परिवार के लिए। तो अब परिवार दुखी था, वहाँ रोना और तमाम तरह की चीज़ें होने लगी। पुलिस भी थोड़ी शक पका गई थी कि भाई इस तरह से डेड बॉडी मिली है 6 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स, 2 बोरे में। और मध्य प्रदेश का जो इंदौर, वो एक शहर है, काफ़ी साफ़ सुथरा शहर है, और इस तरह से डेड बॉडी मिलना एक अपने आप में बड़ा क्राइम था वो उस समय का। खैर, उसके बाद में लोगों में गुस्सा था, क्योंकि जो पोस्टर्स थे, जैसे गाड़ी के पीछे की गुमशुदा की तलाश है, इनाम मिलेगा 25,000 रुपये, इस तरह से जो उन्होंने इश्तिहार भी दिए थे, और ये बात पूरी तरह से इंदौर में फैल चुकी थी। लोगों में गुस्सा था और वो डेड बॉडी को लेकर के वो धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। वहाँ तमाम तरह के जो अधिकारी थे वहाँ वो मौके पर पहुँचे और जैसे तैसे जो है लोगों को समझाया, भीड़ को समझाया, और उसके बाद में वो एक जो डेड बॉडी का क्रियाक्रम होता है तो उस डेड बॉडी का क्रियाक्रम किया। उसके बाद में धरना प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ, ये तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी। तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में जुट गई और जैसे पुलिस को सूचना मिली कि भाई इनके घर वालों के साथ में, सास ससुर के साथ में, सास के साथ में अच्छे संबंध नहीं थे, कि झगड़ा होता था अमूमन जैसे परिवार में होता है सभी के में,
तो वो चीज़ें चल रही थी। उन चीज़ों को लेकर के पुलिस का शक परिवार वालों पर था। तो पुलिस ने परिवार को भी साथ में लिया और पूछताछ के लिए 24-24 घंटे रखा साथ में। कभी पत्नी को, उसको कभी संजय रैना को, कभी उनकी माँ को और रिश्तेदारों को, इस तरह से तमाम तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ जब तक कुछ नहीं लग पाया। उसके बाद में अखबारों में भी और वहाँ लोकल जो मीडिया है वो भी लगातार छाप रही थी कि भाई हो सकता है कि इनके घर परिवार का ही कोई कातिल है। उसके बाद में जब वो परेशान हो गए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से, तो आईजी रैंक के एक अधिकारी हैं, उनके पास जो संजय रैना है अपने दोनों बच्चों के साथ पहुँचे और उनसे ये कहा कि आप मेरी पत्नी के कातिल को ढूंढ कर ला दीजिए, जैसे भी हो, जो भी आपको करना है, जैसे भी इन्वेस्टिगेशन करना है, और मुझे वो कातिल चाहिए। तो फिर अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, लगातार 24-24 घंटे पूछताछ हुई परिवार से, दोस्तों से, मिलने वालों से, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी सोचा कि भाई इनका किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इस मामले में। अब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई कि भाई कहाँ जाती थी, कैसे जाती थी। लोगों का गुस्सा था, तो पुलिस के ऊपर बहुत दबाव था, और उसमें जो आसपास की पुलिस फोर्स होती है, आसपास के थाने होते हैं, तो पूरे शहर की पुलिस उस केस को खोलने में लग गई। क्राइम की टीमें 4-5 टीमें बनाई गई और तमाम तरह के जो अधिकारी हैं, करीब 80 अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी उस केस को खोलने के लिए मतलब पूरी जी जान से जुट गए। और क्योंकि कोई बड़ा क्राइम ना हो, बड़ी चीज़ें ना हो, तो कि पहले ये केस खोलना ज़रूरी है, तो इस मामले में सभी लोग जुट गए। और इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट्स है वो पुलिस ने हर किसी को बनाया कि ये कहाँ जाती थी, कितने लोगों से मिलती थी, क्या था। ऐसा तो नहीं है कि कुछ और मामला हो या किसी तरह से कोई रंजिशन हो। तो तमाम तरह के जो बिंदु थे वो पुलिस ने अपनी जांच में लिए हुए थे। पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी। उसके बाद में पुलिस ने एक लोग इकट्ठे किए कि पिछले 10 साल में कविता रैना कितने लोगों से मिली। तो उसका पूरा डेटा इकट्ठा किया गया, जिसमें परचून वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, जो इस तरह के तमाम लोग थे जिनसे अमूमन रोज़ाना सामान लेना या दूध लेना या सब्जी लेना या फल लेना, तो इस तरह की जो चीज़ें थी, उन सब लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया। किन दुकानों से शॉपिंग करते थे, कहाँ से ये ग्रोसरी का सामान लेते थे, कहाँ से ये अपने मतलब शूज़ खरीदते थे, या कहाँ से ये लोग अपना घर का राशन लेते थे, कहाँ से दूध लेते थे। तो 10 साल के जो लोग थे 177 करीब लोग थे, और उन सब से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस के हाथ तब भी कुछ नहीं लग पाया। फिर जहाँ पर ये कत्ल हुआ था, डेड बॉडी जहाँ पर पाई गई थी, इमली चौराहा, तो वहाँ पर उनके घर से कितनी दूरी है, उस पूरी एक लोकेशन को लिया। उनके उस लोकेशन में उस समय पे कितने नंबर वहाँ एक्टिव थे, कितने नंबर से कॉल्स आ रहे थे, कॉल जा रहे थे। करीब 5 लाख नंबर पुलिस ने वो इकट्ठे किए, फिर उसमें से नंबर छांटने मतलब स्टार्ट किए। तो करीब 5 लाख में से 1000 जो सस्पेक्टेड नंबर थे, जो पुलिस को लग रहा था कि हाँ इनसे बातचीत हो सकती, या उनके रिश्तेदारों के, या उस समय पे कौन वहाँ से गुजर रहा था, तो 1000 नंबर 5 लाख नंबर में से वो निकाले गए। उनका पता निकाला गया, पता निकालने के बाद उनकी कॉल डिटेल्स निकाली गई। तो वो सारी चीज़ें हुई वहाँ पर। तब तक भी पुलिस के हाथ खाली थे। अब पुलिस के ऊपर एक प्रेशर था कि कैसे भी करके इस केस के जो कातिल है, जो ये घटना हुई है, इसका जो कातिल है उसको कैसे पकड़ा जाए। तमाम तरह की सीसीटीवी फुटेज जो भी मिल पा रही थी पुलिस को, वो सब इकट्ठी की गई। एक स्पेशल पुलिस की वहाँ पर एक मीटिंग रखी गई, जिसमें पूरा एक ग्राफ बनाया गया कि कहाँ से आई थी ये, कहाँ जाती थी, यहाँ तक कि उनकी स्कूटी में कितना पेट्रोल था उस दिन, और लास्ट टाइम पेट्रोल कहाँ से डलवाया था, लास्ट बार वो किससे मिली थी और क्यों मिली थी। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं पुलिस उन बिंदुओं पर जांच कर रही थी। इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, कोई सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर पुलिस को एक सुराग मिला कि जिसमें जो उनका घर के पास का एरिया है, वहाँ पर एक साड़ी वाला
जिसका नाम उमेश था, उसने एक दुकान खोली थी अपनी। जो ये घटना हुई थी, घटना से कुछ दिन पहले 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाया था, और जब ये घटना हो गई उसके तुरंत बाद उसने उस दुकान को बंद कर दिया वहाँ से। तो वो दुकान क्यों खोली गई, क्यों 11 महीने का एग्रीमेंट तक दुकान नहीं चलाई? क्योंकि अमूमन कोई अगर दुकान खोलता है साड़ी की या किसी भी चीज़ की तो वो लॉन्ग टाइम के लिए खोलता है तो कुछ दिन में ही उस दुकान को बंद क्यों कर दिया गया? और 24 अगस्त को वो गायब हुई थी, और 26 अगस्त को जो है उनकी डेड बॉडी मिली थी, और 30 अगस्त को जो स्कूटी थी उनकी, वो स्कूटी वहाँ की एक पार्किंग में खड़ी मिली। पुलिस ने उमेश को उठाया पूछताछ के लिए, और उमेश का फ़ोटो लेकर के पुलिस वहाँ पहुँची जहाँ पर पार्किंग में स्कूटी खड़ी थी, और जो वहाँ पर पार्किंग वाला था उसको बुलाया गया कि भाई यहाँ पर स्कूटी किसने खड़ी की थी, क्या ये आदमी था? तो उसने उसको देख के पहचान लिया। फिर पुलिस ने उससे एक सवाल किया कि भाई यहाँ पर तमाम तरह के लोग आते हैं, अपनी स्कूटी या बाइक खड़ी करके चले जाते हैं, तो तुमने अचानक से इसको कैसे पहचान लिया? तो उसका कहना था कि जब ये स्कूटी खड़ी करने के लिए वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा था तो पार्किंग वाले ने उससे बोला था कि आप स्कूटी का लॉक मत कीजिए, तो उसने कहा था कि मैं लॉक करके जाऊँगा। तो इस बारे में दोनों की बहस भी हुई थी काफ़ी। तो बोला इसलिए मुझे याद है, ये पार्किंग वाले ने कहा। उसके बाद में और कई सवाल थे पुलिस के सामने कि आखिर उसने दुकान वहाँ पे आसपास में क्यों खोली, और खोलते ही उसने फिर उस दुकान को क्यों बंद कर दिया, क्योंकि उससे पहले वो किसी और चीज़ का काम करता था। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी, और पुलिस ने फिर 22 दिन तक उससे पूछताछ की उमेश से, और फिर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस है, मीडिया है, सबके सामने बताया कि कविता का जो कातिल है वो पकड़ा गया है, और तमाम जो पूरी कहानी थी वो पुलिस ने मीडिया के सामने रखी कि इनका जो है, इनकी दुकान पर कभी कभी आना होता था, तो इसने कहा कि मैडम कोई साड़ी या कोई ऐसी चीज़ आपको चाहिए तो आप हमारी दुकान से ले सकते हैं। और उमेश का जो दिल है वो कविता पर आ गया, कैसे भी उसको पाना चाहता था। फिर एक दिन जब उसने उसको साड़ी दी तो उसने कहा कि मैडम ये साड़ी आपकी, हमारा एक दूसरा आदमी है वहाँ कारीगर है तो वो तैयार कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो पुलिस ने कही, और पुलिस के मुताबिक फिर उसको उमेश साथ में लेके गया कि आइए मैं आपको दिलवाता हूँ। फिर वो एक घर था, वहाँ ले जाया गया, फिर उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और जब वो नहीं मानी तो उसके सर में रोड से प्रहार किया, और जब वो बेहोश हो गई फिर वो डर गया। डरने के बाद उसने उस बॉडी को 6 पार्ट्स में काट दिया। काटने के बाद में बोरे में भर के, और जहाँ वो सुनसान जगह थी, नाला था, उस नाले में उसने फेंक दिया, ऐसा पुलिस का कहना था। और वहाँ पर महेश को भी लाई थी पुलिस, एक चेहरा था उसको ढका हुआ था, तो वहाँ पर तुरंत उमेश गुस्सा हो जाता है, चिल्लाता है, और उसको नकाब को हटा देता है, और मीडिया के सामने बोलता है कि पुलिस मुझे ज़बरदस्ती इस मामले में फंसा रही है, मैं बेकसूर हूँ यहाँ पर। तो खैर पुलिस वहाँ उसको संभालती है, फिर उसको ले जाती है, जेल भेजती है। लेकिन जेल में जाने के कुछ दिन बाद उमेश की वहाँ से जेल से बरी हो जाता है, क्योंकि अदालत के सामने वो सबूत पेश नहीं कर पाई थी पुलिस कि आखिर यही कातिल है, क्योंकि पुलिस के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। केवल एक कहानी थी कि स्कूटी खड़ी की है, या दुकान थी, या तुम्हारा प्रेम प्रसंग था, इस तरह की जो चीज़ें थी। अब सबूतों के अभाव में अदालत ने उसे बरी कर दिया, उमेश को। और परिवार के जो लोग हैं वो आज भी उस कातिल का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनका कई बार कहना ये भी होता है कि पुलिस से हमारा जो है भरोसा वो उठ चुका है, क्योंकि इतने साल गुजरने के बाद भी आज तक उस कातिल का प्रॉपर तरीके से पुलिस पता नहीं लगा पाई। और केवल इसको उमेश को जेल भेजा था, उसको भी अदालत ने, जब सबूत नहीं थे, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो कुछ ऐसी चीज़ें पुलिस के पास में नहीं मिल पाई कि जिससे कि उसको सज़ा हो पाए। तो ये कहानी थी। और वो 2 बच्चे थे बिना माँ बाप, जो उनकी माँ चली गई, गुजर गई। तो एक पूरा रहस्य है ये भी कि आज तक उस इंदौर छोटी सी जगह, खूबसूरत शहर, वहाँ से इस तरह की जो घटना हुई थी, और उस घटना का खुलासा पूरी तरह से शायद पुलिस नहीं कर पाई। और इसमें एडीजी रैंक के अधिकारी और तमाम तरह के पुलिस ऑफिसर्स 80, क्योंकि 80 की संख्या बहुत होती है कि एक केस को खोलने के लिए इतनी सारी टीमें बनाई गई, 80 पुलिसकर्मी और अधिकारी लगाए गए हैं, एडीजी रैंक के अधिकारी भी लगाए गए थे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी, क्योंकि इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें पुलिस ने अपने जो मुखबिर होते हैं उनको भी एक्टिव किया था। 4 टीमें बनाई गई थी। एक टेलीकॉम सर्विलांस की, आपको केवल टेलीकॉम सर्विलांस के ज़रिए कातिल को ढूंढना है। फॉरेंसिक जो टीम थी वो अलग थी।
रिक्रिएशन टीम अलग थी, इंफॉर्मेशन एनालिसिस की जो फौज थी वो टीम अलग बनाई गई थी। तो ये 4 टीमें बनाई गई थी और तमाम तरह के जो पुलिस के पास में हथकंडे होते हैं, तमाम तरह के जो मुखबिर हैं, उनको लगाने के बाद भी पुलिस शायद असली कातिल तक नहीं पहुंच पाई, ऐसा परिवार का कहना है। तो ये कहानी कैसी लगी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस तरह की जो तमाम कहानियाँ हैं उनको लेकर के हम आपके सामने हाजिर रहेंगे। और अगर आपको कोई और अच्छी भी कहानी भी सुननी हो इससे अलग, या अभी हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा था कि कोई साइबर क्राइम की खबर को लेकर के किस तरह से जागरूक करना चाहिए, तो वो कहानी भी हम आपको 1-2 दिन में सुनाने की कोशिश करेंगे। उस पर भी काम चल रहा है, हमारी टीम लगातार काम कर रही है और इस तरह की तमाम कहानियाँ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।